हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग आपके जो 3 तारीख का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स, है ना, मैथ्स का जो एग्ज़ाम है उसके एमसीक्यू को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। देखिए, सवाल यहाँ पे ऐसा कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में होगा। अब ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपका एग्जैक्ट सेम इससे आ जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि गेसिंग है, ये गेसिंग रहता है ना। तो गेसिंग में ये होता है कि आपको मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। हाँ, डाटा ये हो सकता है कि चेंज हो सकता है, 10 की जगह पे 20 हो सकता है, लेकिन ये श्योर रहिएगा कि भाई आएगा यही टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दे दिया रहेगा, द्विघात बहुपद, और आपको वहाँ पे निकालना है, बोल देगा इसका जीरोज, यानी आपका इसमें निकालने बोल देगा शून्यक। तो वो तो तरीका आपको पता ही है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और हाँ, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखने को मौका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। ये रहा पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स बराबर x² - 27। कह रहा है इसके शून्यक हैं, है ना। तो देखिए, x² - 27 बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि हो जाएगा x² बराबर 27, है ना। यानी x इक्वल टू क्या होगा, रूट में 27, तो अभी इधर बाहर में प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट 27, 3 × 9 = 27 होता है। अगर हम लोग 27 की बात करें तो क्या होगा, 3 से 9, 3 × 9, यानी 27 को लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस, रूट के अंदर में 3 × 3 × 3। अब देखिए, 3 × 3 पेयर जो बनता है, दो दो का बना है यहाँ पे, तो एक बाहर होगा और एक अंदर रह जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, +-3 रूट के अंदर में 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल कह रहा है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। देखो ग्राफ से समझते हैं। क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि मान लो कि एक जो ग्राफ आपका है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बताओ कितना इसके पास शून्य है ना। तो ध्यान रखिए इस केसेस में कि जब एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतना ही शून्य होता है। एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है ग्राफ, उसी शून्यक जो होता है उस ग्राफ का उतना ही होता है। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे 3 बार कट किया, इसीलिए इसके पास जो शून्यक होगा वो भी 3 होगा, इसके पास जो शून्यक होगा वो भी 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए कि इसका डी हो जाएगा अनंत। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक, है ना, सम संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी निकाल देख लीजिए ना, 4 6 का, 8 10 का, सबका 2 ही आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनंत, अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है, देखिए कोई भी एक्स और वाई का रखिएगा, एक्स का वैल्यू रखते जाइए, आपको वाई का वैल्यू मिलता जाएगा, समझ रहे। तो अनंत ही इसके हल हो जाएंगे, जितना एक्स रखिएगा उतना वाई। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। ठीक है ना, कि व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन, है ना। तो कह रहा प्रतिच्छेदी, समानांतर, संपाती, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समानांतर। ठीक है, समानांतर, पैरेलल होता है जिसको कहते हैं पैरेलल, ऐसे।
तो हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, मतलब रूट पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसके पास एक रूट कौन सा होगा। देखिए सिंपल सा, उठा के इसमें पुट कर दीजिए, जो इसको यहाँ पे 0 बना रहा होगा वही हो जाएगा आपका यहाँ पे मूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें 2 को पुट कीजिए ना, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 3 गुणे 2 6 जोड़ 2 हुआ, 4 2 6 माइनस 6 0 आ गया, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का सी हो गया, 7 का सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग को ज्ञात करना है, वैसा विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्ग का योग 290 है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x जोड़ x प्लस 2 है ना, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये होना चाहिए 290। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए या तो सिंपल सा आप उठाइए नंबर और पुट कीजिए, नंबर उठाइए और पुट कीजिए, आपको जो नंबर सेटिस्फाई करेगा काम खत्म हो जाएगा, है ना। जो नंबर का सम यहाँ पे 290 आएगा काम खत्म। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 9 और 11 को उठाएं तो 9 9 होता है 81 और 11 11 होता है 121, तो दोनों को जोड़ने पे तो होना नहीं है। 13 और 15 को उठाएं तो 13 का होता है 169, ठीक है, और 15 का होता है 225, ये भी नहीं होना है। 11 और 13 को उठाएं तो 11 का होता है 121 और 13 का होता है 169, तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा 290, है ना। 121 में जब 169 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 290, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि निम्न में कौन एपी में है ना, कौन एपी में है। तो ध्यान रखिए एपी में दिखाने का तरीका एक ही होता है, क्या कि भाई जो A2 माइनस A1 निकालें, A3 माइनस A2 निकालें और 16 में से 8 को घटाएं, वो सारा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, 84 माइनस A3 भी बराबर होना चाहिए, जिसको कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो निकाले देखेंगे हम लोग, 4 में से 2 घटाएं तो 2 आया, 8 में से 4 घटाएं तो 4 आया, 16 में से 8 घटाएं तो 8 आया। क्या तीनों आपस में बराबर है? तो नहीं बराबर है, इसीलिए ये एपी नहीं होगा। आ गया। अब इसमें देखिए दूसरा बलन, 3 में से 1 घटाएं तो 2 बचा, 9 में से 3 घटाएं तो यहाँ पे बचा 6, ये भी एपी नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, इसमें देखिए -6 में -10 घटाइए, -6 में जब हम लोग -10 को घटाएंगे तो कितना होगा, -6 माइनस माइनस प्लस में 10, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर -2 में -6 घटाना है, ठीक है, तो यहाँ से हो गया -2 प्लस 6, यानी यहाँ भी 4 हो गया। और यहाँ पे 2 में से जो घटाएं -2 घटाएं तो ये भी 4 हो गया, यानी यहाँ पे दिख रहा है कि जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर वही एपी होगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर जो होगा वो एपी में होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान है। यानी आपसे बोला जा रहा है कि भाई एक एपी दिया हुआ है, 18वां पद बताओ क्या होगा। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद यहाँ पे 1 है, अगर हम लोग सार्व अंतर निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और 18वां पद चाहिए, मतलब A18 चाहिए। फॉर्मूला क्या था कि A प्लस 17D, है ना, कि A प्लस n-1D होता है ना, वही निकाले थे। अब यहाँ पे सारा मान को रखो, A1 है प्लस 17 गुने D, यहाँ पे 3 है, कितना हो गया 1 जोड़ 17 गुने 3 51, और 51 में जब 1 जोड़ें तो 52 हो गया, यानी यहाँ पे A18 आ गया 52, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, शायद अगर आपको याद हो तो क्या होता है कि मान लो 2 त्रिभुज यहाँ पे है, एक है ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं हरा रंग का। एक मान लो त्रिभुज है DEF, ठीक है,
और दोनों जो त्रिभुज है यहाँ पे अगर सिमिलर है, ठीक है, यानी समरूप है, ठीक है, ये वाला इसके साथ समरूप है, ये वाला इसके साथ है, और ये वाला इसके साथ है। थ्योरम याद है? याद है कि नहीं याद है? कि जो ट्रायंगल ABC का एरिया होगा बटा जो एरिया होगा ट्रायंगल DEF का, है ना, इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AB² बटा DE², और ये बराबर होगा AC² बटा DF², और ये बराबर होगा BC² बटा EF²। बस यही रूल को यहाँ लगाना है, काम खत्म। क्या कह रहा है? 16/9 दिया हुआ है इसके क्षेत्रफल का, यानी 16/9 हो गया क्षेत्रफल का जो अनुपात है। अब यहाँ पे अगर देखें किसी एक को ही लिख लें कि AB² बटा DE² ये दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ गया? AB बटा डी क्या आया भाई? रूट ऑफ है 16/9 ना, रूट में 16/9, यानी 16 का रूट क्या हो गया? 4, 9 का रूट हो गया 3, 4/3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर, 11 का सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का शकल कुछ इस तरीके का होता है। रोम्बस का शकल जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें चारों साइड जो होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? सुनिए, कह रहा है कि जो बड़ा वाला विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर का है, छोटा वाला विकर्ण जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। अब ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे तो आपका बनेगा 90 डिग्री। जानते हैं ना कि जब भी विकर्ण जो है समचतुर्भुज का विकर्ण जो आपस में बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। और जो यहाँ भी दोनों के बीच का एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? क्या बोल दिए हम? अच्छा बड़ा फिगर बता समझाते हैं। बड़ा फिगर में समझो, बड़ा फिगर में कैसे समझाएं? बड़ा फिगर, चलो बड़ा फिगर देखो यहीं पे बताते हैं। क्या कह दिए ना हम कि मानो ऐसे, थोड़ा सा इसको भी बोल्ड कर लेते हैं ताकि समझ में आए तुम लोग को। देखो क्या कह दिए हम कि मान लो ऐसे एक समचतुर्भुज बनाए, ठीक है, ऐसे एक समचतुर्भुज बनाए जिसका ये चारों भुजा जो है आपस में बराबर है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें लें कि जो इसके विकर्ण ये दोनों इक्वल मान लो है, तो यहाँ पे समचतुर्भुज में खासियत ये है, समचतुर्भुज में खासियत यहाँ पे ये है कि जो आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्या करता है ना, क्या करता है ना कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है आपस में बाइसेक्ट करता है, और जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 90 बनता है, ठीक है। अब देखो क्या तुमको दिया हुआ है कि छोटा वाला 6 है, छोटा वाला विकर्ण जो है 6 है, यानी इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है बड़ा वाला, यानी इधर 4 होना चाहिए और इधर भी 4 होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखो गौर से देखो, गौर से देखो क्या कि यहाँ पे ये 3 है ना, ये 3 है, और जब ये 3 है, जब ये 3 है तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको निकालना है, और ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है, और यहाँ पे जब तुम्हारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये क्या बन गया? हाइपोटेनस विकर्ण बना ना। देखो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हुआ ना, तो पाइथागोरस लगा ही सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया 9 जोड़ 16, और ये तुम्हारा अगर नामकरण कर दो कि ये ए, ये बी और ये सी है, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा? हो जाएगा रूट में 9 जोड़ 16 25, और रूट में 25 हो गया 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। मिटा सकते हैं इसको, चलो मिटा लेते हैं। समझ में आया क्या किए? तो बस यही है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिप्ले करके देख लो, ये हो जाएगा इसका सी। एक बार फिर से रिप्ले करके देख लो कि समझ में आया या फिर नहीं आया। चलो अगला देखो, 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को
क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, मूल, जिसको हिंदी में ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला। अगला यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक हैं, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है सुनिए। यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ठीक है, y अक्ष से 5 इकाई दूर पर x अक्ष पर एक बिंदु है, यानी यहाँ पे कहीं बिंदु है, तो क्या होगा, इसका पॉइंट होता है 5,0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ये 0 है, 5,0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि साइन ए जो है वो 3/4 है, तो बताओ कॉसेक के क्या होगा। कुछ नहीं, 3/4 को पलट दो, 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब 16 नंबर कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए गुने 1 माइनस में साइन ए बराबर है किसके। देखो बहुत चिंदी वाला सवाल पूछा है ये चीज़। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos ए प्लस यहाँ पे टेन ए है, टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए, है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो एलसीएम ले सकते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे साथ में भी तो कुछ और चीज़ है, साथ में भी बचा हुआ है, साथ में तो इसके यहाँ पे है 1 माइनस में साइन ए, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम तो कॉस ए ही रह जाएगा, और यहाँ पे है 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पे है 1 माइनस में साइन ए। गौर से देखो, ये 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और नीचे में है कॉस ए। फॉर्मूला पढ़े हो, फॉर्मूला पढ़े हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, बटा में कॉस ए है, एक कॉस ए से एक कॉस ए कटा, क्या बचा कॉस ए, क्या बचा कॉस ए, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखो इधर अगला सवाल कह रहा है कि यदि टेन ए रूट 3 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो टेन ए रूट 3 है, और हम लोग जानते हैं कि ए बराबर 60 डिग्री पे ही रूट 3 देता है ना, टेन 60 ही तो होता है रूट 3, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी ए का जो मान होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा, है ना। क्या कह रहा है सुनिए, देखिए इसका तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं भाई कि 18 का हो जाएगा 45 डिग्री। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनिए, कह रहा है आपका कि एक खंभा है यहाँ पे, मान लो ए बी, है ना, और इसी के बराबर जो भी डिस्टेंस यहाँ पे इसका होगा ए बी का, इसी डिस्टेंस के बराबर यहाँ पे इसका छाया है बन रहा है ना। तो ये मान लो बी सी है, तो बोल रहा है कि बताओ इसका यूनियन कोण क्या होगा, मतलब ये वाला कोण क्या होगा। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा, टेन, मतलब फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और टेन थीटा ए बी बटा बी सी। देखो ए बी और बी सी आपस में बराबर है, कटकुट के 1 आ गया, यानी टेन थीटा हो गया 1, और किस थीटा पे 1 देता है, तो 45 डिग्री पे, टेन जो है 45 डिग्री पे 1 देता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये बना अर्धवृत्त बना दिए, तो इस पर कोई भी कोण बनाओगे ना, इस पर कोई भी कोण बनाओगे अर्धवृत्त पे, ये हमेशा राइट एंगल बनाता है, ये हमेशा राइट एंगल बनाता है, कहीं भी ले लो तुम, ऐसे करके कहीं भी ले लो अर्धवृत्त पे, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 90 डिग्री। अगला सवाल क्या है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, देखो क्या कह रहा है। अच्छा, इसको ना स्टार लगा लो, इसको ना स्टार लगा लो। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल जो है अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखो। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है,
और दूसरा सर्कल है और दोनों आपस में सटा हुआ है। सटा हुआ कैसे पता चला? अरे खुद सोचो ना कि यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ पे इसका केंद्र है, दोनों का केंद्र देखो क्या कह रहा है, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य है। तो कब बराबर है? देखो ये और ये सम जो दोनों के केंद्र के बीच है इतने ही बराबर है ना कि ये R1 है और ये R2 के सम के बराबर है, यानी दोनों टचा है ना, दोनों सर्कल जो है वो टच हुआ है ना। अब बोल रहा है कि बताओ कितना इस पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ध्यान दो, इधर सुनो, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो समझ में आएगा। स्पर्श रेखा क्या होता है कि जो सर्कल को छू के पास हो जाए, वृत्त को जो स्पर्श करके पार हो जाए। तो देखो कितना बनेगा गिनते जाना। एक यहाँ पे बीचों बीच पार होगा, एक बीचों बीच पार होगा सर्कल को छूटा हुआ, एक ऐसे पार होगा और एक ऐसे पार होगा, है ना। ऐसे मतलब समझ लो कैसे कहना चाह रहे हैं, ऐसे पार होगा। तो टोटल 3 हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा, समझ में आया। चलो अगला सवाल, टोटल 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला सवाल कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, वृत्त के केंद्र से, है ना, समदूरस्थ जो आपके जीवाएं होते हैं आपस में क्या होते हैं? तो समान होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि समान होता है, ठीक है ना। अब खुद सोचो ना कि भाई एक सर्कल आपका यहाँ पे मतलब वृत्त है, ठीक है, और ये मान लो इसका केंद्र है। अब खुद सोचो ना कि भाई कोई भी जो आपका जीवा है, ठीक है, अगर केंद्र से समान दूरी पर है तो दोनों आपस में बराबर ही तो होगा। समझ में आ रहा है ना, हम लोग सर्कल में पढ़ के रखे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए अगर मान लो ना A1 और मान लो कि V1 और V2 नाम करके नाम देते हैं ना, नामकरण नहीं तो करना है, तो V1 और V2 के नाम पे कर दिए, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब होता है, दिमाग रखना कि R1 क्यूब बटा 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। और V1/V2 दिया हुआ 8/27, है ना, 8/27 दिया हुआ है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, R1 बटा R2 का पावर में 3 हो गया। और 8/23 है तो 8/27 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बटा 3 के पावर 3, ये बराबर हो जाएगा R1 के पावर 3 बटा R2 के पावर 3, यानी R1 बटा R2 कितना आ गया? 2/3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो 23 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि किसी गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 144 पाई है, ठीक है। कह रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। सुनो, कोई भी सरफेस एरिया अगर निकालें स्फीयर का तो क्या होता था, देखो गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो या टोटल निकालो, बात बराबर होता है ना। तो यहाँ पे एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा 4πr², 4πr² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया दिया हुआ 144 पाई, है ना, अब ये बराबर हो जाएगा 4πr²। पाई से पाई कटा और 4 से अगर 144 को काटें, 4 से अगर हम लोग इसको 144 को काटें तो 36 बार में कट जाएगा, यानी R² बराबर हो गया 36, यानी R हो गया रूट में 36 यानी 6। ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक सिक्के को छालने पर चित आने की प्रायिकता है। अब खुद सोचो प्रायिकता जो हम लोग को चाहिए चित आने का, कितना चित होता है एक सिक्का में? तो 1 होता है। और कितना चांसेस होता है आने का सिक्का में? तो हेड और टेल आने का चांस होता है, मतलब 2 होता है। तो 1/2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। ऑप्शन नंबर बी, समझा जी। चलिए अगला सवाल देखिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ठीक है, श्योर इवेंट जो होता है ना उसका प्रायिकता हमेशा 1 होता है। और ये जान लिए तो एक चीज़ और जान लो, क्या जान लो कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका जो प्रायिकता होगा, इसका जो प्रायिकता होगा वो 0 होता है, ठीक है।
जो प्रोबेबिलिटी होगा इम्पॉसिबल इवेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित, इम्पॉसिबल इवेंट क्या कह सकते हैं, अनिश्चित घटना, ऐसा कुछ जो भी होगा, बट इतना रखना कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखो, एक पासा को उछालेंगे तो मान लो इसको ई से ही डिनोट कर रहे हैं। एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बार आ सकता है भाई, 6 चांस है। चाहिए क्या, सम संख्या। तो खुद सोचो ना कि भाई 6 में से कितना सम संख्या होता है, 1 2 3, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3 है। टोटल आउटकम कितना है, 6 है, 3/6 हो गया। 3 से 6 कटा 2 बार में, और यहाँ पे आ गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ही हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल कि यदि x+2 और 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। सुनो, ध्यान से सुनना कि जब तीन टर्म AP में दिया हुआ हो, 3 पद जब AP में दिया हुआ हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि बीच वाले का दोगुना करोगे ना, तो ये हमेशा पहला और आखिरी के सम के बराबर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इसको, और इस पर स्टार मार्क लगा ही लो, इस पर स्टार मार्क लगा ही लो। इस साल आ रहा है क्वेश्चन, इस साल इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो है इस साल जरूर आएगा, तो स्टार मार्क लगा ही लो और इस फॉर्मूले को कर ही लो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे बीच वाले का दोगुना, यानी दोगुना हो जाएगा बीच वाले का, यानी 3x का, और भाई बाहर वाले का दोनों को जोड़ दो, यानी x+2, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे 4x+1। अब यहाँ पे 3x और इसको 2 से गुना किए तो हो गया 6x, और इधर यहाँ पे है 4x+x 5x, और 2 और 1 हो गया 3, 5x को माइनस किए इधर तो हो गया x बराबर 3, है ना। देखो 6x था, 5x को घटाएं तो x बचा, तो x यहाँ पे आ गया 3, यानी ऑप्शन इसका हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो 28 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब सुनो, माध्य कैसे निकाल देते, सबको जोड़ो और जितना नंबर है जितना यहाँ पे नंबर है उससे भागा दे दो, क्या हो जाएगा 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 बट्टा 3 2 5 हो जाएगा। टोटल 5 नंबर है ना, और ये दिया हुआ है 10। ठीक है, अब देखो 5 को उधर गुना करो और इसको जोड़ के रख लो, 8 और 6 14, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 26, तो यहाँ पे हो गया 26 जोड़ x बराबर 50। कोई दिक्कत, एक सेकंड, 26 की 36, 8 जो 6 14, 14 और 9 14 9 हो गया 23 13 36 हो गया, ये 36, तो यानी x कितना हो गया 50 माइनस 36 यानी 14। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इस यहाँ पे सारणी का बहुलक क्या होगा। तो जो ज़्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। गिनो, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। 6 कितना बार आया, 1 बार। 4 1 बार। 5 1 बार। 0 1 बार। 1 1 बार। 3 1 बार, मतलब 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो जो सबसे ज़्यादा बार है वही हो जाएगा बहुलक, यानी ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे ये दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करना है इसका, तो क्या करो, तरीका क्या है इसका निकालने का कि भाई सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 7 8 9 10 11 12 15। ठीक है, और जो बीच में है वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे माध्यिका, तो बीच में 10 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 10 हो गया यहाँ पे इसका माध्यिका, 10 यहाँ पे इसका माध्यिका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट जो भी 30 क्वेश्चन था वो ख़त्म हुआ। ठीक है, ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, पैटर्न सेम रहने वाला है, और जिस पे स्टार लगाए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना खूब ख्याल रखना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।